जनन स्वास्थ्य। पिछले अध्याय में आपने जनन तंत्र रिप्रोडक्शन और उसके प्रकारों के बारे में पढ़ा था। अब उससे जुड़े निकट शीर्षक अर्थात जनन स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे। हम जानना जनन स्वास्थ्य शब्द से क्या तात्पर्य समझते हैं। यह शब्द साधारणतः स्वास्थ्य जनन अंगों और उसके सामान्य प्रकारों से संबंधित है। वस्तुतः यह एक व्यापक परिप्रेक्ष्य को दर्शाता है जिसके अंतर्गत जनन की भावनात्मक एवं सामाजिक पहलू जुड़े हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य है। इसीलिए ऐसे समाज को जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहा जा सकता है जिसमें लोगों के जनन अंग शारीरिक रूप से और प्रकारात्मक रूप से सामान्य हो। यौन संबंधी सभी पहलुओं में जिनकी भावनात्मक और व्यवहारिक पारस्परिक क्रियाएं सामान्य हो। जनन स्वास्थ्य को लेकर बेहतर बनाए रखने का क्या महत्व है और इसे पाने के लिए कौन सी विधियां अपनानी चाहिए, आइए जांच करें। जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्य नीतियां। विश्व में भारत ही पहला देश था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना और कार्यक्रमों की शुरुआत की। इन कार्यक्रमों को परिवार नियोजन अब परिवार कल्याण के नाम से जाना जाता है और इनकी शुरुआत 1951 में हुई थी। पिछले दशकों में समय समय पर इनका आवधिक मूल्यांकन भी किया गया। जनन संबंधी और आवधिक क्षेत्रों को इससे सम्मिलित करते हुए बहुत उन्नत व व्यापक कार्यक्रम फिलहाल जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम RCH के नाम से प्रसिद्ध है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत जनन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करते हुए और जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के लिए अनेक सुविधाएं एवं प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। श्रव्य एवं दृश्य, ऑडियो विजुअल और मुद्रित सामग्री की सहायता से सरकार एवं गैर सरकारी संगठन जनता के बीच जनन संबंधी पहलुओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न उपाय कर रहे हैं। उपर्युक्त सूचनाओं को प्रसारित करने में माता पिता, अन्य निकट संबंधी, शिक्षक एवं मित्रों को की भी प्रमुख भूमिका है। विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि युवाओं को सही जानकारी मिल सके और बच्चे यौन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में फैली भ्रांतियां पर विश्वास न करें और उन्हें यौन संबंधी गलत धारणाओं से छुटकारा मिल सके। लोगों को जनन अंगों की किशोरावस्था और उसके संबंधी परिवर्तन, सुरक्षित और स्वच्छ यौन क्रियाओं, यौन संचारित रोगों एवं एड्स के बारे में जानकारी विशेष रूप से किशोर आयु वर्ग में जनन संबंधी स्वास्थ्य जीवन बिताने में सहायक होती हैं। लोगों को शिक्षित करना, विशेष रूप से जनन क्षम जोड़ी तथा वे लोगों जिनकी आयु विवाह योग्य है उन्हें उपलब्ध जन्म नियंत्रक, गर्भ निरोधक विकल्पों तथा गर्भवती माताओं की देखभाल, मां और बच्चे की प्रसवोत्तर पोस्टनेटल देखभाल आदि के बारे में तथा स्तनपान के महत्व, लड़का या लड़की को समान महत्व एवं समान अवसर देने की जानकारियों आदि से जागरूक स्वस्थ परिवारों का निर्माण होगा। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याओं तथा सामाजिक उत्पीड़नों जैसे कि यौन दुरुपयोग एवं यौन संबंधी अपराधों आदि के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है ताकि लोग इन्हें रोकने एवं जननात्मक रूप से जिम्मेदार एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के बारे में विचार करें और आवश्यक कदम उठाएं। जनन स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए विभिन्न कार्य योजनाओं के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए मजबूत संरचनात्मक सुविधाओं, व्यावसायिक विशेषज्ञता तथा भरपूर भौतिक सहारों की आवश्यकता होती है। लोगों को जनन संबंधी समस्याओं जैसे कि सगर्भता, प्रसव, यौन संचारित रोग, गर्भपात, गर्भ निरोधक, ऋतुस्राव, माहवारी संबंधी समस्याओं, बाध्यता, बांझपन आदि के बारे में चिकित्सक सहायता एवं देखभाल उपलब्ध कराना आवश्यक है। समय समय पर बेहतर तकनीकी और नई कार्य नीतियों की क्रियान्वित करने की भी आवश्यकता है ताकि लोगों की अधिक सुचारू रूप से देखभाल और सहायता की जा सके। बढ़ती मादा भ्रूण हत्या की कानूनी रोक के लिए उल्ब वेधन,
इम्यूनोसाइटिस जांच, लिंग परीक्षण पर वैधानिक प्रतिबंध तथा व्यापक बाल प्रतिरक्षणीकरण, टीका आदि कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया है। एमिनोस्टैसिस में एमिनोटिक द्रव्य में घुले पदार्थों व विकासशील भ्रूण की कोशिकाओं का विश्लेषण किया जाता है। इस विधि से भ्रूण में होने वाली विभिन्न आनुवांशिक विकार जैसे कि डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया आदि की उपस्थिति का पता लगाया जाता है तथा जनन संबंधी विभिन्न क्षेत्रों पर अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाता है। सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसियां नई विधियां तलाशने या विद्यमान को ही बेहतर बनाने का काम करती हैं। क्या आप जानते हैं कि सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज भारत में लखनऊ के केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI ने की थी। यौन संबंधी मामलों के बारे में बेहतर जागरूकता, अधिकाधिक संख्या में चिकित्सा सहायता प्राप्त, प्रवास तथा बेहतर प्रसवोत्तर देखभाल से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है। लघु परिवार वाले जड़ों की संख्या बढ़ी है। यौन संचारित लोगों की सही जांच पड़ताल तथा देखभाल और कुल मिलाकर सभी यौन समस्याओं हेतु बढ़ी हुई चिकित्सा सुविधाओं का होना आदि समाज के बेहतर जनन स्वास्थ्य की ओर संकेत देते हैं। जनसंख्या स्थायीकरण और जन्म नियंत्रण, पिछली शताब्दी में किए गए विभिन्न क्षेत्रों में चौमुखी विकास से लोगों के जीवन स्तर में महत्वपूर्ण रूप से सुधार हुआ है। हालांकि बेहतर जीवन दशाओं के साथ व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि में विस्फोटक प्रभाव डालती है। सन 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 2 अरब यानी 2000 मिलियन थी, जो सन 2000 में तेजी से बढ़कर 6 अरब यानी 6000 मिलियन हो गई तथा 2011 में 7.2 अरब पाई गई। ठीक यही प्रवृत्ति भारत में भी देखी गई। हमारी जनसंख्या जो देश की आज़ादी के समय लगभग 350 मिलियन अर्थात 35 करोड़ थी, वह सन 2000 ईस्वी में तीव्र जनसंख्या दर से 1 अरब अर्थात 1000 बिलियन से ऊपर पहुंच गई तथा 2011 में 1.2 बिलियन हो गई। इसका मतलब है कि आज दुनिया का हर छठा आदमी भारतीय है। इसका सबका कारण संभवतः मृत्यु दर में तीव्र गिरावट तथा मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर इनफैक्ट मोर्टिलिटी रेट में कमी के साथ साथ जनन आयु के लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। हालांकि हमने अपने जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के माध्यम से इस जनसंख्या वृद्धि दर में कमी तो की, लेकिन यह कमी नाममात्र की हुई। 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार यह वृद्धि लगभग 2% अर्थात प्रति 1000 में 20 व्यक्ति प्रति वर्ष थी। यद्यपि इस वृद्धि दर से हमारी जनसंख्या तेजी से बढ़ी रही। इसी प्रकार की चेतावनीपूर्ण वृद्धि दर में मूलभूत आवश्यकताओं का नितांत अभाव हो सकता है, जैसे कि अन्न, आवास, कपड़े आदि। हमने भले ही इन मदों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति भी की, इसीलिए सरकार पर यह दबाव था कि इस प्रकार की जनसंख्या वृद्धि दर को काबू में रखने के लिए गंभीर उपाय अपनाए जाएं। इस प्रकार की समस्या से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय यह था कि लघु परिवार को बढ़ावा देने हेतु गर्भ निरोधक उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। आपने शायद संचार माध्यमों में विज्ञापन के साथ साथ सुखी परिवार को प्रदर्शित करते हुए पोस्टर एवं पर्चे भी देखे होंगे, जहां एक खुशहाल जोड़े के साथ 2 बच्चे का परिवार हम हमारे 2 नारे के साथ प्रदर्शित किया जाता है। बहुत सारे जोड़ों ने विशेष रूप से शहरों के कामकाजी युवाओं दंपतियों ने हम 2 हमारे एक का नारा अपनाया है। विवाह की वैधानिक आयु स्त्रियों के लिए 18 वर्ष तथा पुरुषों के लिए 21 वर्ष सुनिश्चित है और इसी समस्या से निपटने हेतु लघु परिवार के लिए जोड़ों को प्रोत्साहित किया जाता है। आइए यहाँ पर कुछ सामान्य तौर पर इस्तेमाल होने वाली गर्भ निरोधक के बारे में चर्चा करें। एक आदर्श गर्भ निरोधक प्रयोगकर्ता के हितों की रक्षा करने वाले, आसानी से उपलब्ध, प्रभावी तथा जिसका कोई अनुषांगिक प्रभाव या दुष्प्रभाव नहीं हो या हो भी तो कम से कम। इसके साथ ही यह उपयोगकर्ता की कामोच्छा, प्रेरणा तथा मैथुन में बाधक न हो। आजकल व्यापक परिधि के गर्भ निरोधक साधनों जैसे कि आसानी से उपलब्ध हैं। इन्हें मोटे तौर पर निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे प्राकृतिक, परंपरागत, रोध, बैरियर
आईयूडीज कॉपर टी मुंह में लेने योग्य गर्भ निरोधक टीका के रूप में अंतरोपण तथा शल्य क्रियात्मक विधियां हैं। प्राकृतिक विधियां, ये विधियां अणु अंडाणु एवं शुक्राणु के संगम को रोकने के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। इनमें से एक का उपाय अवाधिक संयम और जिसमें एक दंपति माहवारी चक्र के 10वें से 17वें दिन के बीच की अवधि के दौरान मैथुन से बचे, जिसे अंडोत्सर्जन की अपेक्षित अवधि मानते हैं। इस अवधि के दौरान निषेचन एवं उर्वरक गर्भधारण के अवसर बहुत अधिक होने के कारण इसे निषेच्य अवधि भी कहा जाता है। इस प्रकार से इस दौरान मैथुन सहवास न करने पर गर्भाधान से बचा जा सकता है। बाह्य संकलन या अतिरिक्त मैथुन कोइटस इंटरप्शन एक अन्य विधि है जिसमें पुरुष साथी संभोग के दौरान बाहरी संकलन से ठीक पहले स्त्री की योनि से अपना लिंग बाहर निकालकर बाहरी सेचने से बचा सकता है। स्तनपान अनावर्तक लैक्टेशनल एमेनोरिया विधि से भी इस तथ्य पर निर्भर करती है कि प्रसव के बाद स्त्री द्वारा शिशु को भरपूर स्तनपान कराने के दौरान अंडोत्सर्जक और अर्त्व चक्र शुरू नहीं होती है। इसीलिए जितने दिन तक माता शिशु को पूर्णतः स्तनपान कराना जारी रखती है, इस दौरान शिशु की मां के दूध के अलावा ऊपर से पानी का अतिरिक्त दूध भी नहीं दिया जाना चाहिए। यह अवधि 4 से 6 माह की होती है। गर्भधारण के अवसर लगभग शून्य होते हैं। यह विधि प्रसव के बाद ज्यादा से ज्यादा 6 माह की अवधि तक ही कारगर मानी गई है। चूंकि उपर्युक्त विधियों में किसी दवा या साधन का उपयोग नहीं होता, अतः इसके दुष्प्रभाव लगभग शून्य के बराबर हैं। हालांकि इसके असफल रहने की दर काफी अधिक है। रोध बैरियर विधियों के अंतर्गत रोधक साधनों की संख्याओं से अंडाणु और शुक्राणु को भौतिक रूप से मिलने से रोका जाता है। इस प्रकार के उपाय पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों के लिए उपलब्ध है। कंडोम निरोध चित्र 4.1 और ब आदि रोधक उपाय हैं जिन्हें पतली रबर या लेटेक्स से बनाया जाता है ताकि इसके उपयोग से पुरुष के लिंग या स्त्री के योनि एवं गर्भाशय ग्रीवा को संभोग से ठीक पहले ढक दिया जाए और संखलित शुक्राणु स्त्री के जनन मार्ग में नहीं घुसे सके। यह गर्भाधान को बचा सकता है। चित्र 4.1 अ वाले में पुरुष के लिए कंडोम दिखाया गया है। ब वाले में स्त्री के लिए कंडोम को प्रदर्शित किया गया है। पुरुष के लिए कंडोम का मशहूर ब्रांड नाम निरोध काफी लोकप्रिय है। हाल ही के वर्षों में कंडोम के उपयोग में तेजी से वृद्धि हुई है क्योंकि इससे गर्भधारण के अलावा यौन संचरित रोग तथा एड्स से बचाव जैसी अतिरिक्त लाभ हैं। स्त्री एवं पुरुष दोनों के ही कंडोम उपयोग के बाद फेंकने वाले होते हैं। इन्हें स्वयं ही लगाया जा सकता है और इसे तरह उपयोगकर्ता की गोपनीयता बनी रहती है। डायाफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा, टोपी तथा वाल्ट आदि भी रबर से बने रोधक उपाय हैं जो स्त्री के जनन मार्ग में सहवास के पूर्व गर्भाशय ग्रीवा को ढकने के लिए लगाया जाते हैं। ये गर्भाशय ग्रीवा को ढककर शुक्राणु के प्रवेश को रोककर गर्भधान से छुटकारा दिलाते हैं। इन्हें पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही इन रोधक साधनों के साथ साथ शुक्राणु नाशक क्रीम, जेली एवं फोम झाग का प्रयोग प्रायः इस्तेमाल किया जाता है जिससे इनकी गर्भ निरोधक क्षमता काफी बढ़ जाती है। चित्र 4.2 में कॉपर टी दिखाई गई है। ये कॉपर टी है। भारत के दूसरी प्रभावी और लोकप्रिय विधि अंतः गर्भाशय युक्ति इंट्रायूट्राइन डिवाइस आईयूडी का उपयोग है। ये युक्तियां डॉक्टरों या अनुभवी नर्सों द्वारा योनि मार्ग से गर्भाशय में लगाई जाती हैं। आजकल विभिन्न प्रकार की अंतः गर्भाशय युक्तियां उपलब्ध हैं जैसे कि औषधि रहित आईयूडी, उदाहरण के लिए लिप पेप्स लूप, तांबा मोचक आईयूडी, कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टी लोड 375 कॉपर टी तथा हार्मोन मोचक आईयूडी, प्रोजेस्टेरोन
LNG 20 आदि। चित्र 4.2 IUD गर्भाशय के अंदर कॉपर Cu का आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की भक्षकाणु क्रिया फोगोसाइटोसिस बढ़ा देती है, जिससे शुक्राणुओं की गतिशीलता तथा उनकी निषेचन क्षमता को कम करती है। इसके अतिरिक्त IUD हार्मोन को गर्भाशय में भ्रूण के रोपण के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं तथा गर्भाशय गिरुआ को शुक्राणु का विरोधी बनाते हैं। जो औरतें गर्भावस्था में देरी या बच्चे के जन्म में अंतराल चाहती हैं उनके लिए IUD आदर्श गर्भ निरोधक है। भारत में गर्भ निरोधक की यह विधियां व्यापक रूप से प्रचलित है। महिलाओं के द्वारा खाए जाने वाला एक अन्य गर्भ निरोधक प्रोजेस्टेरोन अथवा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का संयोग है, जिसे थोड़ी मात्रा में मुंह द्वारा लिया जाता है। यह मुंह से टिकिया के रूप में ली जाती है और ये गोलियों पील्स के नाम से लोकप्रिय हैं। ये गोलियां 21 दिन तक प्रतिदिन ली जाती हैं और इन्हें आर्तव चक्र माहवारी के प्रथम 5 दिन मुख्यतः पहले दिन से ही शुरू करनी चाहिए। गोलियां समाप्त होने के 7 दिन के अंतर के बाद जब पुनः ऋतुस्राव शुरू होता है, इसे फिर से वैसे ही लिया जाता है और यह क्रम तब तक जारी रहता है जब तक कि गर्भ निरोधक की आवश्यकता होती है। ये अंडो उत्सर्जन और रोपण की संदमित करने के साथ साथ गर्भाशय गिरिवा की श्लेष्मा की गुणवत्ता को भी बदल देती है, जिससे शुक्राणुओं के प्रवेश पर रोक लग जाती है अथवा उनकी गति मंद हो जाती है। यह गोलियां बहुत ही प्रभावशाली तथा बहुत कम दुष्प्रभाव वाली होती हैं तथा औरतों द्वारा यह खूब स्वीकार्य है। सहेली नामक नई गर्भ निरोधक गोली जिसके बारे में पहले भी चर्चा हुई है, एक गैर स्टेरॉयडियल सामग्री है। यह हफ्ते में एक बार ली जाने वाली गोली है। इसके दुष्प्रभाव बहुत कम तथा यह उच्च निरोधक क्षमता वाली है। स्त्रियों द्वारा प्रोजेस्टेरोन अकेले या फिर एस्ट्रोजन के साथ इसका संयोजन भी टीके या त्वचा के नीचे अंतरोपी इम्प्लांट के रूप में किया जा सकता है। चित्र 4.3 इसके कार्य की विधि ठीक गर्भ निरोधक गोलियों की भांति होती है तथा काफी लंबी अवधि के लिए प्रभावशाली होते हैं। मैथुन के 72 घंटे के भीतर ही प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन संयोजन का प्रयोग या IUD के उपयोग से आपातकालिक गर्भ निरोधक के रूप में बहुत ही प्रभावी पाया गया है और इन्हें बलात्कार या सामान्य लापरवाहीपूर्ण और सुरक्षित यौन संबंधों के कारण होने वाली संभावित सगर्भता से बचने के लिए किया जा सकता है। चित्र 4.3 में अंतर रोप का दृश्य दिखाया गया है। शल्य क्रिया विधियां जिन्हें बाध्यकरण भी कहते हैं प्रायः उन लोगों के लिए सुझाई जाती हैं जिन्हें आगे गर्भावस्था नहीं चाहिए तथा वे इसे अस्थायी माध्यम के रूप में पुरुष स्त्री में से एक अपनाना चाहते हैं। शल्य क्रिया की दखल अंदाजी से युग्मक परिवहन संचार रोक दिया जाता है, फलतः गर्भधान नहीं होता। बाध्यकरण प्रक्रिया में पुरुषों के लिए शुक्रवाहक उच्छेदन वाइसोक्टोमी तथा महिलाओं के लिए डिंब वाहिनी फैलोमी नामक उच्छेदन टेम्बुकोटोमी कहा जाता है। जन साधारण इन क्रियाओं को पुरुष या महिला नसबंदी के नाम से जानते हैं। शुक्रवाहक उच्छेदन में अंडकोश स्क्रोटम शुक्रवाहक में चीर मारकर छोटा सा भाग काटकर निकाला अथवा बांध दिया जाता है। चित्र 4.4 और जबकि स्त्री के उदर में छोटा सा चीर मारकर अथवा योनि द्वारा डिंब वाहिनी नली का छोटा सा भाग निकालकर या बांध दिया जाता है। यह तकनीकों बहुत ही प्रभावशाली होती है पर इनमें पूर्व स्थिति लाने की गुंजाइश बहुत ही कम होती है। फैलोपी नालिकाएं बधी हुई कटी हुई का दृश्य दिखाया गया है। बधी हुई दृश्य दिख रही है। शुक्रवाहक बाधा और कटा हुआ चित्र में दिखाया गया है। ये शुक्रवाहक और इसमें दोनों में शुक्रवाहिक उच्छेदन अ वाले में और डंब वाहिनी नली फैलोपिनिपिन
पी नालिका उच्छेदन चित्र 4.4 और ब में दिखाई गई हैं। यहाँ पर इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि उपयुक्त गर्भ निरोधक उपायों का चुनाव एवं उपयोग किस शिक्षित चिकित्सा कर्मी या विशेषज्ञ की परामर्श द्वारा ही किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि जनन स्वास्थ्य के लिए रख रखाव हेतु गर्भ निरोधक नियमन रूप से अपेक्षित नहीं होते। वास्तव में इनका उपयोग प्राकृतिक प्रक्रियाओं जनन जैसे गर्भधान सगर्भता यानी प्रेगनेंसी के विरुद्ध है। इनके सबके बावजूद व्यक्ति को इन विधियों को इस्तेमाल करने के लिए विवश होना पड़ता है, फिर चाहे सगर्भता को रोकने या देरी करने या अंतराल रखने का कोई निजी कारण रहा हो। इसमें संदेह नहीं कि इन विधियों के व्यापक उपयोग ने जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर भी इन उपायों के संभावित दुष्प्रभावों में मतली, उदरीय पीड़ा, बीच बीच में रक्तस्राव, अनियमित अर्ताव, रक्तस्राव या यहाँ तक कि स्तन कैंसर जैसी भी बातें हो सकती हैं। यद्यपि यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि फिर भी इनकी पूरी तरह से उपेक्षा नहीं की जा सकती। भारत सरकार द्वारा अनैच्छिक गर्भपात की घटनाओं को कम करने और मातृदर और विकृतियों की घटनाओं को कम करने के इरादे से सर्गभत्ता का चिकित्सीय समापन अधिनियम संशोधन 2017 अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार एक पंजीकृत चिकित्सक की राय पर गर्भावस्था के पहले 12 हफ्तों के भीतर कुछ निश्चित आधार पर गर्भावस्था समाप्त की जा सकती है। अगर गर्भावस्था 12 हफ्तों से अधिक लेकिन 24 हफ्तों से कम हो तो इस अवस्था में सगर्भता की चिकित्सीय समापन के लिए निम्नलिखित आधार पर 2 पंजीकृत चिकित्सकों की एक राय होना आवश्यक है। गर्भावस्था की निरंतरता में गर्भवती महिलाओं के लिए जीवन के लिए जोखिम अथवा गंभीर शारीरिक चोट और शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का खतरा हो। शारीरिक व मानसिक असामान्यताओं से पीड़ित या गंभीरता से विकलांग बच्चे के जन्म होने की संभावना का खतरा होता है। सगर्भता का चिकित्सीय समापन गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को प्रेरित गर्भपात या चिकित्सीय सगर्भता समापन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP कहते हैं। पूरी दुनिया में हर साल लगभग 45 से 50 मिलियन यानी 4.5 से 5 करोड़ चिकित्सीय सगर्भता समापन कराए जाते हैं, जो संसार भर की कुल सगर्भताओं का 1/5 भाग है। तथापि MTP में भावनात्मक, नैतिक, धार्मिक और सामाजिक पहलुओं से जुड़े होने के कारण बहुत से देशों में यह बहस जारी है कि चिकित्सीय सगर्भता समापन को स्वीकृति या कानूनी बनाया जाना चाहिए या नहीं। भारत सरकार ने इसे दुरुपयोग को रोकने के लिए 1971 में चिकित्सीय सगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। इसी प्रकार के प्रतिबंध अंधाधुंध और गैर कानूनी मादा भ्रूण हत्या तथा भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए, जो अभी भी भारत देश में बहुत ज्यादा हो रहा है। चिकित्सीय सगर्भता समापन क्यों है? निश्चित तौर पर इसका उत्तर अनचाही सगर्भताओं से मुक्ति पाना है, फिर चाहे वे लापरवाही से किए गए असुरक्षित एवं संबंधों का परिणाम हो या मैथुन के समय गर्भ निरोधक उपायों के असफल रहने या बलात्कार जैसी घटनाओं के कारण हो। इसके साथ ही चिकित्सीय सगर्भताओं समापन की अनिवार्यता कुछ विशेष मामलों में भी होती है, जहां सगर्भताओं बने रहने की स्थिति में मां अथवा भ्रूण अथवा दोनों के लिए हानिकारक अथवा घातक हो सकती है। सगर्भता की पहली तिमाही में अथवा सगर्भता के 12 सप्ताह तक की अवधि में कराए जाने की चिकित्सीय सगर्भता समापन अपेक्षाकृत काफी सुरक्षित माना जाता है। इसके बाद द्वितीय तिमाही में गर्भपात बहुत ही संकटपूर्ण एवं घातक होता है। इस बारे में एक सबसे अधिक परेशान करने वाली यह बात देखने में आई है कि अधिकतर MTP गैर कानूनी रूप से अकुशल निम हाकिमों से कराए जाते हैं, जो कि न केवल असुरक्षित होते हैं बल्कि जानलेवा भी सिद्ध हो सकते हैं। दूसरी खतरनाक प्रवृत्ति शिशु के लिंग निर्धारण के लिए उल्ब वेधन का दुरुपयोग। यह
शहरी क्षेत्रों में अधिक होता है। बहुधा ऐसा देखा गया है कि यह पता चलने पर कि भ्रूण मादा है एमटीपी कराया जाता है, जो पूरी तरह गैर कानूनी है। इस प्रकार के व्यवहार से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ युवा माँ और भ्रूण दोनों के लिए खतरनाक है। असुरक्षित मैथुन से बचाव के लिए प्रभावशाली परामर्श सेवाओं को देने तथा गैर कानूनी रूप से कराए गए गर्भपातों में जान की जोखिम के बारे में बताए जाने के साथ साथ अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि उपर्युक्त हानिकारक प्रवृत्तियों को रोका जा सके। यौन संचारित संक्रमण, कोई भी रोग या संक्रमण जैसे मैथुन द्वारा संचारित होते हैं उन्हें सामूहिक तौर पर यौन संचारित संक्रमण एसटीआई या रजित रोग बीडी अथवा जनन मार्ग आरटीआई संक्रमण कहा जाता है। सुजाग, गोनोरिया, सिफिलिस, हर्पिस, जननिक परिसर्प, जेनाइटल हर्पीज, क्लेमिडिया, ट्राइकोमोनसता, लैंगिक मस से यकृत शोथ बी और हाल ही में सर्वाधिक चर्चित एवं घातक एचआईवी एड्स आदि सामान्य यौन संचारित रोग हैं। इन सबके साथ एचआईवी संक्रमण सर्वाधिक खतरनाक है। इसके बारे में पुस्तक के 8वें अध्याय में विस्तार से चर्चा की गई है। इनमें से कुछ संक्रमण जैसे कि यकृत शोथ बी तथा एचआईवी के संक्रमण एक संक्रमित व्यक्ति के साझे प्रयोग वाली सुइयों, टीकों, शल्य क्रिया और औजारों तथा संदूषित रक्त दान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर संक्रमित माता से उसके गर्भस्थ शिशु में भी संचारित हो सकते हैं। यकृत शोथ बी, जननिक परिसर्प तथा एचआईवी भी संक्रमण को छोड़कर बाकी सभी यौन रोग पूरी तरह से उपचार योग्य हैं, बशर्ते कि इन्हें शुरुआती अवस्था में पहचानना एवं उनकी उचित ढंग से पूरा इलाज कराया जाए। इन सभी रोगों के शुरुआती लक्षण बहुत हल्के फुल्के होते हैं, जो कि जननिक क्षेत्र, गुप्तांग में खुजली, तरल स्राव आना, हल्का दर्द तथा सूजन आदि हो सकते हैं। संक्रमित स्त्रियां अलक्षणी हो सकती हैं, कभी कभी उनमें संक्रमण के लक्षण प्रकट नहीं होते और इसीलिए लंबे समय तक उनका पता नहीं चल पाता है। संक्रमण की प्रारंभिक अवस्था में लक्षणों को प्रकट न होना या उनका कम महत्वपूर्ण होना तथा यौन संचारित संक्रमणों से जुड़े सामाजिक कलंक का डर संक्रमित व्यक्ति को समय पर जांच तथा उचित उपचार से रोकता है। इसके कारण आगे चलकर जटिलताएं पैदा हो सकती हैं, जो कि श्रेणी शोथज रोगी, पीआईडी, गर्भपात, मातृ शिशु जन्म, अस्थैनिक सगर्भता, बाध्यता अथवा जनन मार्ग का कैंसर हो सकता है। यौन संचारित संक्रमण स्वास्थ्य समाज के लिए खतरा है, इसीलिए इनकी प्रारंभिक अवस्था में पहचान तथा रोग के उपचार को जनन स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुखता दी गई है। यद्यपि सभी लोग इन संक्रमणों के प्रति अति संवेदनशील हैं, लेकिन 15 से 24 वर्ष आयु वर्ग के लोगों में इनकी घटनाएं बहुत अधिक संख्या में दर्ज की गई हैं। यह आयु वर्ग जिसमें आप भी आते हैं, लेकिन घबराइए मत। इससे बचाव के उपाय तो आपके ही हाथों में है। आप इन संक्रमणों को पूरी तरह से मुक्त रह सकते हैं, बशर्ते कि आप भविष्य के नीचे दिए गए साधारण नियमों का पालन करें। किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध न रखें। मैथुन के समय सदैव कंडोम का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। यदि कोई आशंका है तो तुरंत ही प्रारंभिक जांच के लिए किसी योग्य डॉक्टर से मिलें और रोग का पता चले तो पूरा इलाज कराएं। बाध्यता के बारे में चर्चा किए बिना जनन स्वास्थ्य पर चर्चा अधूरी है। भारत सहित पूरी दुनिया में बहुत से दंपति बाध्य हैं, अर्थात उन्मुक्त या असुरक्षित सहवास के बावजूद वे बच्चे पैदा कर पाने में असमर्थ होते हैं। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जो कि शारीरिक, जन्मजात, रोगजन्य, औषधिक, प्रतिरक्षात्मक और यहाँ तक कि वे मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं। भारत में प्राय दंपतियों में बच्चा न होने का दोष स्त्रियों को ही दिया जाता है, जबकि प्राय ऐसा नहीं होता है। यह समस्या पुरुष साथी में भी हो सकती है। विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा इकाई, बाध्यता क्लिनिक आदि नैदानिक जांच में सहायक हो सकती है और इनमें से कुछ विकारों का उपचार करके दंपतियों को बच्चे पैदा करने में मदद दे सकती हैं। फिर भी जहां ऐसा
ऐसे दोष को ठीक करना संभव नहीं है, वहाँ कुछ विशेष तकनीकों द्वारा उनको बच्चा पैदा करने में मदद की जा सकती है। ये तकनीकी सहायक जनन प्रौद्योगिकी ART कहलाती है। पात्र निषेचन IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अर्थात शरीर से बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसी स्थितियों में निषेचन के द्वारा भ्रूण स्थानांतरण ET ऐसा एक उपाय हो सकता है। इस विधि में जिसे लोकप्रिय रूप से टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रयोगशाला में पत्नी का या दाता स्त्री के अंडे से पति अथवा दाता पुरुष से प्राप्त किए गए शुक्राणु को एकत्र करके प्रयोगशाला में अनुरूपी परिस्थितियों में युग्मनज बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर तक को फैलोपी नालिकाओं में स्थानांतरित किया जाता है, जिसे युग्मनज अंतः डिंब वाहिनी फैलोपी स्थानांतरण अर्थात जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर JIFT कहते हैं। जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर से अधिक का होता है तो उसे परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसे इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर IUT कहते हैं। जिन स्त्रियों में गर्भधारण की समस्या रहती है उनकी सहायता के लिए जीवो निषेचन इन विवो फर्टिलाइजेशन स्त्री के भीतर ही युग्मकों का संलयन से बनने वाले भ्रूणों को भी स्थानांतरण के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। ऐसे मामले में जहां स्त्रियां अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती लेकिन जो निषेचन और भ्रूण के परिवर्धन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती हैं उनके लिए एक अन्य तरीका अपनाया जा सकता है, इसमें दाता के अणु लेकर उन स्त्रियों की फैलोपी नालिका में स्थानांतरित GIFT करा दिया जाता है। प्रयोगशाला में भ्रूण बनने के लिए अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण ICSI दूसरी विशिष्ट प्रक्रिया है, जिसमें शुक्राणु को सीधे ही अंडाणु में अंतःक्षेपित किया जाता है। बाध्यता के ऐसे मामलों में जिनमें पुरुष साथी स्त्री को बहिर्सेचित कर सकने के योग्य नहीं है अथवा जिसमें संकलित वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या बहुत ही कम है, ऐसे दोषों का निवारण कृत्रिम वीर्य सेचन IA तकनीकी से किया जा सकता है। इस तकनीकी में पति या स्वास्थ्यदाता से शुक्र लेकर कृत्रिम रूप से या तो स्त्री की योनि में अथवा उसके गर्भाशय की प्रविष्ट किया जाता है। इसे अंत में गर्भाशय वीर्य सेचन IUI कहते हैं। यद्यपि बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं किंतु इन सभी तकनीकों में विशेषकृत व्यावसायिक विशेषज्ञों द्वारा एवं क्रियाओं हेतु अति उच्च परिशुद्धता पूर्ण संचालन हैंडलिंग की आवश्यकता होती है और ये बहुत महंगी भी होती है। इसीलिए पूरे देश में फिलहाल ये सुविधाएं केवल कुछ शहरों में ही उपलब्ध है। स्पष्ट है कि इनके लाभ केवल कुछ सीमित लोगों की वहन कर सकते हैं। इन उपायों को अपनाने में भावनात्मक, धार्मिक एवं सामाजिक घटक भी काफी निर्धारक होते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं का अंतिम लक्ष्य संतान प्राप्ति और भारतवर्ष में अनेक अनाथ और दीनहीन बच्चे हैं जिनकी यदि देखभाल नहीं की जाए तो वे जीवित नहीं रहेंगे। हमारा देश का कानून शिशु को कानूनन गोद लेने की इजाजत देता है और जो दंपति बच्चे के इच्छुक हैं उनके लिए संतान प्राप्ति का यह सर्वोत्तम उपाय है। सारांश: जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य जनन के सभी पहलुओं जैसे शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य से दुनिया में हमारे देश पहला ऐसा देश है जिसके राष्ट्रीय स्तर पर जननात्मक स्वास्थ्य समाज को प्राप्त करने की कार्य योजना बनाई है। ये सारी कार्य योजना वर्तमान में जनन एवं बाल्य स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत आगे बढ़ाई जा रही हैं। जनन स्वास्थ्य हासिल करने की दिशा में लोगों के बीच जनन अंगों किशोरावस्था एवं उससे जुड़े बदलावों, सुरक्षित एवं स्वच्छता पूर्ण यौन प्रक्रियाओं, HIV/AIDS सहित यौन संचारी संक्रमणों के बारे में परामर्श देने, जागरूक पैदा करने इस दिशा में पहला कदम है। चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना एवं ऋतुस्राव या माहवारी के अनियमितताएं, सगर्भता संबंधी पहलुओं, प्रसव चिकित्सीय सगर्भता समापन आदि से जुड़ी समस्याओं को देखभाल, इनके लिए चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना और जन्म नियंत्रण, प्रसवोत्तर शिशु एवं माता की देखभाल एवं प्रबंधन आदि
CH कार्यक्रम से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलू हैं। हमारे देश में कुल मिलाकर जन स्वास्थ्य में सुधार दिख रहा है, जैसे कि घटी हुई शिशु एवं मातृ मृत्यु दर दर्शाती है। साथ ही यौन संचारित संक्रमणों की जल्द ही पहचान एवं उनका उपचार, बद्ध दंपतियों को सहायता आदि भी बेहतर हुई है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं तथा जीवन के रहन सहन की बेहतर परिस्थितियां होने के कारण जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि को बढ़ावा मिला। इसी प्रकार की वृद्धि ने गर्भ निरोधक उपायों के सघन प्रचार की अनिवार्यता बना दिया। आज के दौर में विभिन्न प्रकार के गर्भ निरोधक उपलब्ध हैं, जैसे कि प्राकृतिक, परंपरागत रोधक, अंतः गर्भाशयी युक्तियां, गोलियां, पिल्स, IUD टीके के रूप में अंतरोप इम्प्लांट्स तथा शल्य विधियां। यद्यपि गर्भ निरोधक उपाय जन स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक नहीं है, तथापि व्यक्तियों को इन्हें उपयोग में लाने के लिए बाध्य किया जाता है, ताकि व्यक्ति सगर्भता से बच सके या उसमें देरी करे अथवा सगर्भता के बीच अंतराल रखे। हमारे देश में चिकित्सकीय सगर्भता समापन को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। सामान्य रूप से चिकित्सकीय सगर्भता का उपयोग बलात्कार जैसे मामलों में हुई अनचाही सगर्भता तथा सामान्य या कभी कभार के यौन संबंधों आदि से हुए पैदा हुई सगर्भता को समाप्त करने हेतु किया जाता है। ऐसे मामलों में भी MTP किया जाता है, जहां बार बार की सगर्भता मां अथवा भ्रूण अथवा दोनों के लिए हानिकारक या जानलेवा साबित हो रही है। यौन संबंधों द्वारा संचारित होने वाले संक्रमणों या रोगों को यौन संचारित रोग STD कहा जाता है। श्रेणी सोथज रोग PID, मृत शिशु जन्म तथा बाध्यता जैसी जटिलताएं भी इनसे जुड़ी होती हैं। इन रोगों का जल्दी पता लगा लेने में इन्हें अच्छे इलाज द्वारा ठीक किया जा सकता है। अनजान व्यक्ति या बहुत सारे साथियों से मैथुन से बचा जाना चाहिए। इसके साथ ही मैथुन के दौरान अनिवार्य रूप से कुछ सावधानियों के साथ कंडोम का इस्तेमाल यौन संचारित रोगों से बचाव के कुछ सरल से उपाय हैं। 2 वर्ष तक मुक्ति या असुरक्षित सहवास के बावजूद गर्भधारण न हो पाने की स्थिति को बाध्यता कहते हैं। ऐसे निसंतान दंपतियों को मदद हेतु अब विभिन्न उपाय उपलब्ध हैं। पात्र निषेचन के बाद भ्रूण स्थानांतरण के दौरान स्त्री के जन्म मार्ग में भ्रूण को स्थापित करके संतान पाई जाती है। यह एक सामान्य विधि है जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है।